कुछ दिनों पहले चाइना ने एक मैप रिलीज किया था, ये वाला मैप। और इस मैप में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ रीजन को इन्होंने अपना बताया था। चाइना की बात ये है ना कि वो पहली बार ऐसी हरकत नहीं कर रहा है, वो पहले भी ऐसे बहुत बार कर चुका है और इंडिया ने इसी चीज का बहुत अपोज किया। और उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम सब ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को इशू किया है। ये जो मैप है ये बेसलेस है। चाइना ऐसे ही बेसलेस मैप्स को निकालने के लिए ऑलरेडी जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। बेसलेस मैप्स मतलब वो मैप्स जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई बेस ही नहीं है। मतलब कोई भी जगह को खुद का बना लो, मैप में पब्लिश कर दो, दुनिया माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स है उसने ये सो कॉल्ड कोट एंड कोट स्टैंडर्ड मैप को रिलीज किया था। स्टैंडर्ड नेशनल मैप मतलब स्टैंडर्ड जो होता है ना कंट्री का जो एकदम फेस, उसके तहत स्टैंडर्ड टैग के साथ रिलीज किया। और वो ये कह रहे हैं कि उनका ऑनगोइंग एफर्ट चल रहा है अपने लैंड को सही से डिपिक्ट करने का, मतलब उस लैंड का जो उनका है ही नहीं। अक्साई चीन का जो रीजन है उसमें तो ऑलरेडी वो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। चाइना का बहुत सारे कंट्रीज के साथ कई एग्रीमेंट भी हुआ है, यानी फॉर्मल एग्रीमेंट, पेपर पे एग्रीमेंट हुआ है। 20-30 साल पहले एग्रीमेंट हो चुका है रशिया के साथ और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ। लेकिन ये हर बार हर साल जब भी मैप रिलीज करता है तो हर साल इनको थोड़ा बढ़ा हुआ लैंड चाहिए। ये लोग ऐसा करते हैं। इंडिया ने पहले एक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया इसी के खिलाफ और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये चाइना की ओल्ड हैबिट है, यानी एक बहुत पुरानी आदत है ऐसे टेरिटरीज को क्लेम करने का जो इनका है ही नहीं। और जयशंकर जी ने ये कहा कि मैप में ये डालने से कोई मतलब थोड़ी होता है। उन्होंने ये कहा कि पुटिंग आउट अ मैप डज नॉट मीन एनीथिंग, यानी मैप पर डालने से वो उनका थोड़ी ना हो गया। इसी साल चाइना ने बहुत सारे जो इंडिया के माउंटेन पीक्स है, रिवर्स है, रेसिडेंशियल एरियाज है अरुणाचल प्रदेश के उस रीजन के, उसके बहुत सारे माउंटेन्स को भी उन्होंने अपना नया नाम दे दिया। मतलब भारत का कोई नॉर्मल माउंटेन है जो भारत के बॉर्डर के अंदर आता है, वो उन्हें मैप पर दिखाकर उनका अपना चिंगचुंग वाला नाम दे दिया। फिलीपींस के भी बहुत सारे रीजन्स को उन्होंने क्लेम किया, मलेशिया के भी बहुत सारे रीजन्स को उन्होंने क्लेम किया, वियतनाम के भी बहुत सारे रीजन्स को उन्होंने क्लेम किया, जो इनका हमेशा एक पुराना आदत बन चुका है। वैसे वियतनाम में बारबी मूवी को बैन भी कर दिया गया था। पता है क्यों? क्योंकि बारबी मूवी में जो वियतनाम का मैप दिखाया गया था वो चाइना की तरफ से दिखाया गया था, बढ़ा हुआ मैप जिसमें वियतनाम के भी बहुत सारे एरियाज को चाइना अपना बता रहा था। तो वियतनाम ने पूरे मूवी को ही बैन कर दिया। रशिया जो कि अभी वैसे भी लड़ाई में है, उन्होंने अभी तक इस मैप पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है क्योंकि उन्होंने चारों तरफ से ही अपने एरिया को बढ़ाया हुआ है। तो रशिया से तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है फिलहाल। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक पर्सन वैंग वेनबिन ने इसके ऊपर जितने भी सवाल आए इस मैप के ऊपर, उस पर एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने डायरेक्टली इसके बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि ये हमारा रूटीन प्रैक्टिस है एवरी ईयर, हमारा रूटीन प्रैक्टिस है एवरी ईयर, जिससे हम लोग एक स्टैंडर्ड मैप प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी पब्लिक जान पाए कि हमारा कौन सा रीजन है हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। मतलब ऐसा एकदम रोबोट की तरह रिस्पॉन्स दे दिया उन्होंने कि उनका रूटीन प्रैक्टिस है हर साल लैंड को कब्जा करने का। और इस साल भी हम कुछ लैंड को कब्जा किए हैं और अगले साल हम और बढ़ाकर लैंड कब्जा करेंगे। हर साल हम मैप रिलीज करते जाएंगे, भले ही हमारा कोई बेसिस हो या नहीं। और मेन बात यह है कि यहाँ पर चाइना को भी पता है कि उनका जो ये क्लेम है वो सही नहीं है, वो बस प्ले कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब चाइना के इस मैप के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मैप असल में पूरी तरह से बेसलेस है। इसरो का आदित्य L1 रॉकेट फाइनली लॉन्च हो चुका है और उसके कैमरा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दे दूं कि उसका जो कैमरा है वो असल में हर दिन 1440 फोटोज को सेंड करेगा इसरो के हेडक्वार्टर्स। जी हाँ, इसरो का जो कोरोनाग्राफ है, यानी वो कैमरा जो कि सन के उस लेयर को स्टडी करेगा जिसको कि कोरोना कहते हैं, उससे डेली 1440 फोटो को भेजेगा और वो भी बहुत हाई क्वालिटी फोटोज। डेली 1440 यानी 1 घंटे में 60 फोटोज। इसरो के साइंटिस्ट और उसके चेयरमैन रॉकेट के लॉन्च के पहले ही मंदिर जा चुके थे। तो बहुत लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप मंदिर क्यों जाते हो, तो उनका रिप्लाई बहुत ही अच्छा सा था कि वो स्पिरिचुअलिटी पे भी उतना ही बिलीव करते हैं जितना कि साइंस पर करते हैं, क्योंकि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, ये सिंपली कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती, कोई ना कोई पावर है जो कि इस दुनिया को संभाल रही है और इसलिए ये हर लॉन्च के पहले मंदिर जाते हुए दिखते हैं।
आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट के न्यू रूल के हिसाब से जितने भी लैपटॉप प्रोड्यूसर्स हैं उनको अब भारत में ही बनाना होगा अगर वो भारत में बेचना चाहते हैं तो। अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो अब जो ये स्कीम निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको कि PLI स्कीम कहते हैं, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत बहुत सारी लैपटॉप कंपनीज, लगभग 40 कंपनीज, जिसमें कि HP है, डेल है, लेनोवो है, ये सब इसके अंडर अप्लाई कर रही है लैपटॉप यहीं पर बनाने के लिए अंडर वेरियस स्कीम्स। लेकिन एप्पल और सैमसंग ये दोनों ऐसी कंपनीज है जो कि ऑप्ट आउट कर चुकी है, क्योंकि एप्पल ये मानती है कि उनका जो स्मार्टफोन, जो आईफोन का सेल्स है भारत में, वही बहुत ज्यादा है। तो उनका मेजोरिटी रेवेन्यू आईफोन से आता है, न कि मैक से। इंडिया में मैक की सेल्स बहुत कम है और एप्पल का ये मानना है कि वो यहाँ पर कंपनी सेटअप करे, इतना पैसा लगाए, इतना इन्वेस्ट करे, वो उनके सेल्स को जस्टिफाई नहीं करता, यानी इंडिया में उसके सेल्स उतने नहीं है। और सैमसंग का भी यही मानना है कि लैपटॉप के इंडस्ट्री में इंडिया में उनका उतना बड़ा मार्केट नहीं है। तो इसलिए फिलहाल एप्पल और सैमसंग दोनों ऑप्ट आउट कर चुके हैं इंडिया में प्रोडक्शन करने से। अब सिंपल बात है, हर कंपनी तो प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं ना, अल्टीमेट गोल वही है। तो जब उनको मार्केट दिख ही नहीं रहा है तो भले ही कितनी भी बड़ी कंपनीज हो, ये यहाँ नहीं करेगी। और बाकी जो लैपटॉप के एरिया में सबसे बड़े प्लेयर्स है जैसे कि HP, डेल, लेनोवो, ये सब एकदम गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर यहाँ पर इस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है और सेटअप बैठेगा। अब इनका अलग अलग फैक्ट्रीज भारत में खुलेगा और HP और डेल का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। आपको पता है इस PLI स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे भारत में मेनली 3 जगह ही अट्रैक्ट हो रहा है, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। ये तीनों ऐसी जगहें हैं जहां पर PLI स्कीम का 72% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड होगा। लगभग 1.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे भारत में आएगा और उसमें 72% सिर्फ इन्हीं 3 जगहों पर आएगा, क्योंकि ये जगह फुल्ली सूट करती है ऐसी जगहों को जहां पर ऐसे लेबर्स और वर्क फोर्स मौजूद है और सारे साधन मौजूद है जहां पर फैक्ट्रीज ओपन हो सकती है। तो ये एक गजब बात है कि पूरे भारत में 3 जगह पर ही ये कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी जो रीजन है उसमें 28% ही आएगा सिर्फ। क्या आपको पता है कि अमेजोन के शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर्स है, वो जेफ बेजोस के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किए हैं, क्योंकि उनका एक स्पेस कंपनी है जिसको कहते हैं ब्लू ओरिजिन और उसमें बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च होना बाकी है। अब सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 3000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे और स्पेस में ऑर्बिट में रहेंगे। लेकिन जेफ बेजोस ये मानते हैं कि उनका अपना लॉन्च प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्या है कि स्पेस एक्स, जिसको कि एलॉन मस्क ओन करते हैं, उनके पास कई हाईटेक लॉन्च प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद है जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ज्यादातर का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। लेकिन जेफ बेजोस भाई अब ये चाहते हैं कि उनका जो लॉन्च हो, ये सब सैटेलाइट्स, 3000 सैटेलाइट्स, ये उनके अपने डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से हो, जिससे कि किसी भी और कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इनके प्रोजेक्ट्स में ना रहे। अब ये पता नहीं ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल शेयर होल्डर्स जो कि ये बोलते हैं कि अभी तक अगर हम लोग SpaceX का प्लेटफॉर्म यूज कर दिए होते तो अभी तक लॉन्च हो चुका होता और हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते और रेवेन्यू का इनफ्लो आ रहा होता। लेकिन सिर्फ ये जेफ बेजोस के चलते हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहना है अमेजोन के शेयर होल्डर्स का। और यही कारण है कि ऑफिशियली लॉ सूट फाइल कर दिया गया है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का ये मानना है कि हमें प्रॉफिट नहीं होगा जब तक ये अपना ईगो डाउन करके किसी और कंपनी के साथ टाई अप करने को अलाउ नहीं किए। तो लगभग $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि ब्लू ओरिजिन निकाल रहा है, जिससे कि अब सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचेगा सबको। ये जो हम लोग मोबाइल डेटा, वायर ब्रॉडबैंड, एयर फाइबर वगैरह है ना, जो अभी हम लोग बहुत कूल मानते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। जब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आ जाएगा तब आप अमेजोन जंगल में होगे या फिर गंगा नदी के कहीं बीच में, आपको हर जगह अनइंटरप्टेड इंटरनेट मिलेगा और कोई भी सिग्नल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपका फोन कनेक्टेड रहेगा 24/7 एनीवेयर एनी टाइम। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यही है और इसी में दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक जेफ बेजोस अपना हाथ मारना चाहते हैं, ताकि भविष्य की जो स्कोप है, बिजनेस की स्कोप, इसमें इनका ऑलरेडी शेयर बन जाए। 2026 तक ये अमेरिका में पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा और जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उनको ये फिलहाल क्लियर करने में लगे हुए हैं। मतलब अब स्पेस की लड़ाई होगी।
आपको पता है पिछले महीने अगस्त का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 11% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, जो कि बना करीब 1.6 लाख करोड़। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यह है जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए कि जो ये 11% है, बहुत लोग सोचते हैं कि किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 11% पिछले महीने से, लेकिन पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन तो ज्यादा था। तो असल में ईयर ऑन ईयर डिपिक्ट होता है, यानी कि जो कलेक्शन है जीएसटी का वो पिछले साल के अगस्त से कितना बढ़ा है। यानी ये अगर अगस्त महीना है, यानी जो इस साल का अगस्त महीना है उससे पिछले साल का जो अगस्त महीना है उससे कंपेयर करे तब कितना बढ़ा। मान लो पिछले साल 100 कलेक्ट हुआ था अगस्त में 100 रुपए, और इस साल 111 रुपए हुआ अगस्त में, तो ऐसी रिपोर्ट आएगी कि इस साल 11% हुआ। तो यही चीज अभी फिलहाल हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे सेंटर ने एक कमेटी को फॉर्म किया है जिसको कि हेड करेंगे रामनाथ कोविंद, ताकि इसकी जो पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर किया जाए। और पार्लियामेंट में 4 दिनों का एक स्पेशल सेशन को भी बैठाया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन में जो लोकसभा के चुनाव होंगे और जो स्टेट असेंबली के पोल्स होंगे वो दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। करंटली ये सब जो इलेक्शंस है ये सेपरेटली होते हैं, जिससे कि इलेक्शंस का अलग अलग खर्चा आता है और टाइमिंग अलग होता है, सबका मैनेजमेंट अलग होता है। वन नेशन वन इलेक्शन में अब ये दोनों को सिंक कर दिया जाएगा, इसका मतलब साइमल्टेनियसली वो होगा, जिससे कि कॉस्ट सेविंग भी होगी। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है गुजरात में, ककरापर न्यूक्लियर प्लांट। तो अभी तक ये 90% पे ही ऑपरेट कर रहा था, 90% ऑफ द कैपेसिटी। लेकिन अब इसको 100% पे ट्यून कर दिया गया है। यानी अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो सेक्टर है, इसको भी पूरी तरह से एनर्जाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी पर आ चुका है। अब ये भारत का जो सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल है उसमें ये बहुत काम का है, क्योंकि बिजली जब बनती है तो कोल यूज होता है बहुत मात्रा में, और अगर अल्टरनेट सोर्स से अगर हम बिजली बनाएं न्यूक्लियर पावर प्लांट और बाकी चीजें से, तो इससे बहुत चीजों की बचत होगी और एक तरह से इंडिया और सेल्फ सस्टेन्ड बनेगा। पावर जनरेट करने के जितने भी तरीके हैं उसमें से जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट तरीका है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, चाहे वो यूरोप में हो या साउथ अमेरिका में हो, वो सब अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि इंडिया को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। आरबीआई ने अभी ये अनाउंस किया कि जो 2000 के नोट जो कि सर्कुलेशन में थे उसमें से 93% जो है वो वापस आ चुके हैं, लेकिन जो 7% बचे हैं उनका अभी भी कोई खबर नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि 93% वापस आ गई है और आरबीआई ने अच्छे से इसका इंस्पेक्शन किया है। और अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट पड़े हैं तो अभी भी आपके पास करीब 1 महीने है जिसके दौरान आप जाकर इन्हें जमा कर सकते हो। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।